हेलो नमस्ते। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो एटम है वो कैसा होता है, यानी कि इनडाइविजिबल होता है या नहीं होता है। तो हमें मिला था कि जो एटम है वो डाइविजिबल है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। थोड़ा सा हमने डॉल्टन्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि जो डॉल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, कुछ हमने एक्टिविटीज की थी, जैसे कि कॉम को रब करके देखा था कि जो भी एटम है या मैटर है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जरूर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम रब करते हैं सरफेस को तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था कुछ थॉमसन्स मॉडल के बारे में। यानी थॉमसन्स ने बताया था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन्स ने, इसके अलावा उन्होंने वाटरमेलन लिया था। वाटरमेलन के बारे में क्या बताया था कि जो उसका पॉजिटिव पार्ट है यानी एटम का, वो किसकी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, उस रेड पार्ट को उन्होंने बोला था पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे उसमें सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उस पॉजिटिव पार्ट में एम्बेडेड होते हैं। ये बताया था थॉमसन्स ने। उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, इसकी वजह से जो टोटल चार्ज होता है एटम पर वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो साइंटिस्ट है वो थोड़े से क्यूरियस थे इस चीज को जानने में कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो एक्चुअल में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी पॉजिटिव पार्ट में, जैसे कि थॉमसन्स ने बताया था। तो जो रदरफोर्ड्स है उनको क्यूरियोसिटी हुई कि उनको मतलब जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी क्या पोजीशन होती है। जैसे थॉमसन्स मॉडल में क्या था कि यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर है, जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह है, और यानी कि वाटरमेलन समझ लो, उसका जो रेड पार्ट है वो क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं किस में, जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसमें। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या एक्चुअल में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पॉजिटिव पार्ट में। तो ये पता लगाने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी क्या उनका अरेंजमेंट है, कहाँ पर वो होते हैं, उसके लिए जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी कि एक सेटअप तैयार किया एक्सपेरिमेंट का। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेटअप के लिए जो मेन चीज ली उन्होंने, एक तो ली वहां पर गोल्ड फॉइल, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो इस सेटअप में जो मेन चीज थी उनकी, एक तो थी गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड गोल्ड की फॉइल उन्होंने यूज की। अब गोल्ड की फॉइल ही क्यों उन्होंने यूज की इस एक्सपेरिमेंट में, एक्चुअली रदरफोर्ड को क्या चाहिए था, थिन, बहुत ही पतली सी जो है लेयर चाहिए थी किसकी, फॉइल की, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाए। और जो पतली से पतली लेयर जो उन्हें मिल रही थी वो गोल्ड की ही फॉर्म हो रही थी। अराउंड 1000 एटम की थिक जो लेयर थी गोल्ड फॉइल की थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत रिच थे तो इसकी वजह से उन्होंने गोल्ड की जो है फॉइल यूज की, नहीं, एक्चुअली इसकी बहुत ही थिन लेयर चाहिए थी उन्हें किसी भी शीट की, तो गोल्ड की बहुत ही थिन लेयर फॉर्म हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, क्योंकि इसकी थिन लेयर बनाई जा सकती है तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज किया। इसके अलावा अब हमें चाहिए थी एक सोर्स, यानी इस गोल्ड फॉइल पर डालने के लिए एक सोर्स चाहिए। तो सोर्स क्या हमें, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए। तो उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिसकी जो है जो भी पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल पर फॉल करके देख सके। ठीक है, तो उन्होंने जो भी सब्सटेंस लिया उससे यानी कि अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होने चाहिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनका भी मेन रोल है इस एक्सपेरिमेंट में। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक तरह की रेज होती हैं, और अल्फा पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा पार्टिकल्स एक तरह से जो हीलियम है, हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ये कहलाता है अल्फा पार्टिकल। या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, एंड 4 होता है एटॉमिक मास। तो इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अल्फा पार्टिकल, या फिर He2+, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अल्फा पार्टिकल, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल है। चार्ज का मतलब पता है आपको कि जैसे जब किसी भी एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन है लूज होते हैं, यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ही एलिमेंट लूज करेगा उतना ही उस पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हीलियम ने यहाँ पर ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, जिसकी वजह से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, हमारा अल्फा पार्टिकल है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल है। और इसको किस पे फॉल करना है, जो गोल्ड की फॉयल ली है रदरफोर्ड ने, उस पर फॉल करना है। अब उन्होंने क्या किया है, इस सेटअप में एक स्क्रीन लगाई है, क्योंकि अगर आप अल्फा पार्टिकल फॉल करते हो इस पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उससे कुछ रेज यानी कि जनरेट हुई या नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी डिटेक्शन करना तो जरूरी है। अगर कोई चीज मान लो फॉल कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उससे कौन से पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी स्क्रीन है यानी कि जो स्क्रीन ली हुई है, उस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। यानी जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, उससे क्या होगा, अगर यहाँ से कोई भी रेज निकलती हैं, कोई भी पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो वो जो पार्टिकल हैं जब इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे, तो ये जो स्क्रीन है ये ग्लो करने लगेगी। ठीक है, यानी जैसे ही ये पार्टिकल्स क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर फॉल किए, यहाँ पर फॉल करने के बाद में जो भी यहाँ से रेज निकल रही हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट होंगी, क्योंकि जो स्क्रीन है उस पर जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर पड़ते ही ग्लो करने लगेगा उस पोजीशन पर। मान लो ये यहाँ पर लिखा, यहाँ पर पड़ा है, आकर स्ट्राइक किया तो यहाँ पर ग्लो करने लगेगा, यहाँ पर ग्लो करने लगेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं किस डायरेक्शन में, तो वो हमें पता चलेगा इससे। अब यहाँ पर मजेदार बात क्या थी कि जो रदरफोर्ड है वो सोच रहे थे कि जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं हैवी होते हैं, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो हैवी होगा इसके कंपैरिजन में। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको गोल्ड की फॉइल पे फॉल करते हैं, तो जो गोल्ड के यानी कि ये जो, क्योंकि हैवी पार्टिकल है, तो जो हैवी पार्टिकल है यानी कि भारी चीज है, तो वो इजिली कहाँ चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, यानी कि इधर इसको चीरते हुए कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। यानी कोई भी चीज है यानी कि जो हैवी है वो क्या करेगी, जैसे कि मान लो सिंपल सी चीज है कि जैसे हम गन ले रहे हैं, और गन से अगर हम फायरिंग करें यानी कि बुलेट से किस पर फायरिंग करें, मान लो हमने कोई कागज लिया है, ठीक है, अगर उस पर फायरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बुलेट चीरते हुए उस कागज को बाहर निकल जाएगी। यानी कि अगर हमने गोल्ड की फॉइल भी ले ली है, तो उसके कंपैरिजन में जो बुलेट है उसका काफी हैवी मास है, हैवी है, तो वो क्या करेगा, उसको चीरती हुई बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यानी इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि भारी चीज क्या होगी, आराम से इसको हल्की इसको चीरते हुए बाहर निकल जाएगी। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रदरफोर्ड ने कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ज्यादा जो है इस तरह से स्कैटरिंग या फिर पार्टिकल्स इधर उधर नहीं भागेंगे। क्या करेंगे, मतलब भागेंगे और इतना नहीं भागेंगे कि मतलब जैसे यहाँ पर स्कैटरिंग शो होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया, मतलब रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए थे वो कुछ और थे, लेकिन जो रिजल्ट मिले वो कुछ और मिले, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही रिजल्ट उन्हें मिले। पर वो क्यों मिले, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जो उन्होंने सोचा हुआ था वो कुछ और था, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में एटम का, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें एम्बेडेड होते हैं, वो एम्बेडेड नहीं होते हैं, किसी और वजह से होते हैं। तो चलिए चलते हैं उस और, यानी कि हमें क्या निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से किसी भी एटम में फिल होते हैं, यानी किस तरह से उसमें अरेंज होते हैं। तो जो भी इसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया वो करते हैं हम डिस्कस। अब हम बात करते हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसका क्या रिजल्ट आए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। यानी उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए और उसको गोल्ड की फॉइल पे फॉल किया, तो क्या रिजल्ट आए, तो उस स्कैटरिंग का यानी कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉइल, उसका ये जो डायग्राम है वो लिया हुआ है। इसको मैं करती हूँ एक्सप्लेन कि क्या रिजल्ट आए जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो क्या रिजल्ट आए, जैसे कि ये है हमारे क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं किस पर, गोल्ड की फॉइल पर।
आप देख सकते हो ये जो गोल्ड की फॉइल का जो है स्ट्रक्चर है, यानी एटम्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक तरह से। तो जब ये एटम्स हैं, यानी कि ये जो गोल्ड है उसके एटम है, और गोल्ड का एटॉमिक क्या कहते हैं, उसका सिंबल तो होता है AU। ठीक है, तो ये क्या है, गोल्ड के एटम हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं इन एटम पर। अब हमें पता है कि जो एटम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, He2+, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। तो अब आपको पता होगा कि जो सिमिलर होते हैं, यानी कि सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और एटम में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया तो मोस्ट ऑफ द जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो बाहर निकल गए, यानी कि सीधे निकल गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ये आप देख सकते हो, ये जो लाइंस है ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे चले गए स्ट्रेट लाइन में गोल्ड फॉइल से, यानी कहाँ स्ट्राइक किए होंगे, वो जिंक सल्फाइड की लेयर पर जाकर ग्लो किया होगा। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने सेकंड क्या देखा यहाँ पर कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे अपनी जगह से, यानी कि सीधे ना जाकर वो कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहे थे, दूसरी साइड में, यानी कि जैसे कि मान लो मैंने ये गोल्ड की फॉइल है और ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल। अब जब मैंने अल्फा पार्टिकल इस पर डाले तो कुछ तो क्या हो गए, यहाँ से सीधे बाहर निकल गए, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्ट्रेट निकल गए, यानी कि ये जो है ये यहाँ से सीधा बाहर निकल गया इस तरह से। ठीक है, बुलेट भी ले सकते हो, जैसे कि ये गन है और ये क्या है, फॉइल है गोल्ड की, और जब मैं इस पर स्ट्राइक कर रही हूँ कि मार रही हूँ बुलेट को गन से, तो क्या हो रहा है, ये जो गन है ये यहाँ से बुलेट क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है सीधी। ठीक है, कुछ उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो है जब हमने यहाँ पर फॉल किए तो वो ऐसे जाके ऐसे इधर चले गए, डेविएट हो गए अपने पाथ से, यानी स्ट्रेट पाथ में ना जाके क्या हो गए, इधर को ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, यानी मोस्ट ऑफ द, ये चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले गए स्ट्रेट में, और उनमें से कुछ क्या हो गए, कुछ इधर डेविएट कर गए, यानी डिफ्लेक्शन हो गया, डेविएट कर गए अपने पाथ से। डेविएशन का मतलब जो उनका पाथ था, यानी कि स्ट्रेट, जो हमने स्ट्रेट डाला है ये तो हो गया उसका पाथ जो हमने दिया था उसको, बीम को, यानी अल्फा पार्टिकल्स को, लेकिन वो अपने पाथ से भटक गए, यानी कुछ इधर चले गए और कुछ इधर चले गए। ठीक है, तो सेकंड में उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहां से डेविएट करके इधर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहां जाके जहां पर बीच में आकर जो लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेंटर में एटम के, वो क्या हो जा रहे हैं, इधर डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, कुछ देखो यहाँ पर जो गिरा कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पाथ से डेविएट कर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, जो भी रिजल्ट था, क्या ऑब्जर्वेशन देखी उसमें कि कुछ पार्टिकल, यानी कि करीब 12,000 में से 12,000 में से एक पार्टिकल समझ लो, वो क्या हो रहा है, वो सीधे जाकर स्ट्राइक कर रहा है और वापस आ जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ जा रहा है, यानी कि वो गया ही नहीं बाहर। यानी जैसे ये मान लो गोल्ड की फॉइल है और ये मैंने स्ट्राइक किए हैं अल्फा पार्टिकल, तो ये जब अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या है, ऐसे स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट जाके ये क्या हो जाना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए, इस तरह से फॉइल से बाहर निकल के इस तरह से चला जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसे जाके टकरा के और क्या हो जा रहा है, वापस ऐसे ही आ जा रहा है, यानी ऐसे टकराया और वापस मेरी साइड में ही आ गया, यानी गया ही नहीं, गोल्ड की फॉइल से बाहर गया ही नहीं, यहां से टकराकर और यहीं से वापस आ गया। तो ऐसा जो हुआ है वो 12,000 में से, यानी कि आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स में से किसी एक ने ये बिहेवियर शो किया है, जो ये वाला बिहेवियर है वापस आने वाला। बाकी जो है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या चले गए हैं, स्ट्रेट चले गए हैं। ठीक है, और कुछ क्या कर गए हैं, अपने पाथ से डेविएट कर गए हैं। आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर होगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हमने फॉल किए, अब आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ क्या करे जा रहे हैं, डेविएट कर जा रहे हैं अपने पास से,
और कुछ क्या है यानी कि 12,000 में से एक जो है वो स्ट्राइक करके यहां से उसी पाथ में यानी 180 डिग्री के एंगल में वापस आ जा रहा है। यानी मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था ऑब्जर्वेशन का कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कि स्मॉल एंगल से क्या कर रहे हैं, जैसे यहां देख सकते हो आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड, यानी रीबाउंड यानी कि जाकर क्या हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो ये तो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, यानी कि किसका, एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड्स के मॉडल का, कि यानी कि क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, अब हम ये जो ऑब्जर्वेशन हुई इनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो रदरफोर्ड हैं उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है केमिस्ट्री में, जो रदरफोर्ड थे। ठीक है, 1908 में आई थिंक उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है रदरफोर्ड को। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका, उन्होंने क्या कैलकुलेशन यानी कंक्लूजन क्या निकला इन ऑब्जर्वेशन से। अब जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका कंक्लूजन क्या निकला था, यानी कंक्लूजन में हमने 3 पॉइंट तो इसके ऑब्जर्वेशन में देखे। ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट क्या देखे कि जो भी मोस्ट ऑफ द जो भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो डेविएट हो गए, यानी कि अपने जो भी मार्ग से क्या हो गए, डेविएट हो गए, डिफ्लेक्शन हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो 180 डिग्री पर क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो भी पार्टिकल्स हैं जो सीधे चले गए, इसका मतलब ये है कि जो एटम है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का जो अधिकतर भाग है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी खाली होता है। खाली होने की वजह से क्या हुआ, कुछ भी उनका मार्ग जो है अल्फा पार्टिकल का डेविएट नहीं हुआ और ये सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं इस तरह से। क्यों, आप देख सकते हो कि इसका अधिकतर पार्ट क्या है, एम्प्टी है। तो पहला ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है किसी भी एटम का वो क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल हैं वो डेविएट कर गए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो ये डेविएट कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो अपने मार्ग से, तो वो क्यों डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि कि मतलब बाकी तो खाली है लेकिन कहीं पर कुछ डेविएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि बहुत थोड़ी सी जगह पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एटम में, जिसके पास जाने पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है यानी कि सेंटर है वो क्या होता है एटम का, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा यानी दूर भागेगा। यानी ये भी जो हम अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो हमारे पास एटम है उसमें जो ये न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो वो उसके पास से दूर भागेगा, रिपेल करेगा पॉजिटिव को। ठीक है, तो होता क्या है, यानी कि न्यूक्लियस का कुछ पार्ट है जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके पास से। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं यानी कि 12,000 में से एक जो वापस आ रहा है, वो क्यों वापस आ रहा है, तो वो इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि जो भी एटम है उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज यानी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जो भी एटम है उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, यानी सेंटर में फिक्स होता है, यानी जिसको बोलते हैं यानी कि न्यूक्लियस में। तो सारा का सारा जो भी एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहां पर है। तो जो भी अल्फा पार्टिकल इस सेंटर से टकरा रहे हैं यानी डायरेक्टली ऐसे सेंटर से टकराकर क्या हो रहे हैं, वो 180 डिग्री पर वापस आ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी न्यूक्लियस है मतलब जो भी एटम है उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो कहां पर है, न्यूक्लियस पे है, यानी न्यूक्लियर में कॉन्सेंट्रेटेड है।
इस वजह से जो भी इससे टकराएगा न्यूक्लियस से वो चूर चूर होकर वापस आ जाएगा, यानी कि वो जो भी इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब जो भी इसके न्यूक्लियस से टकराएगा पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, वो टकराकर वापस आ जाएगा। पर ऐसा बहुत ही कम है, यानी कि मैंने बताया 12,000 में से कोई एक पार्टिकल होगा। तो ये जो रिजल्ट है यानी कि ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन है, जो भी ये 3 ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने दिए उसका कंक्लूजन ये हो गया। फर्स्ट क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द जो भी पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है, क्योंकि अधिकतर जो भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। सेकंड क्या हो गया, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है, इसी वजह से जो भी उसके आसपास जाएंगे वो इस तरह से थोड़े से एंगल से डेविएट हो जाएंगे। थर्ड क्या है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं जाकर 180 डिग्री से वापस आ जा रहे हैं, तो ये क्यों है, क्योंकि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, यानी कि जो भी पूरा पॉजिटिव चार्ज या मास है गोल्ड एटम का या किसी भी एटम का, वो क्या है सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है एक जगह पर, यानी कि न्यूक्लियस में, तो इस वजह से वो 180 डिग्री पर वापस आ जा रहे हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि आपने मतलब किसी लड़के को खड़ा कर दिया है, किसी बच्चे को, और उसकी आईज जो है वो क्लोज कर दी हैं। अब आप उससे जो है बॉल दे दी है आपने, और उससे कह रहे हो कि आप जो वॉल है सामने उस वॉल पर यानी कि उस दीवार पर ये बॉल जो है वो उस वॉल पर फेंक के मारो। तो जब वो बच्चा उस दीवार पर बॉल को फेंक के मारेगा तो जितनी बार भी वो बॉल उस वॉल पर स्ट्राइक करेगी तो उतनी बार हमें आवाज आएगी, यानी साउंड आएगा। तो ये क्या होगी, यानी कि आपने ऐसे फेंक के मारी तो हो सकता है आपके ऊपर आए। क्यों आए, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है वहां पर, वॉल पे बंद है, ठीक है, तो वो क्या होगी वापस आएगी। जैसे कि यहां पर क्या हुआ, ये वाला स्ट्राइक किया और ये वापस आ गया, क्योंकि कोई स्पेस इसे मिला नहीं जाने के लिए आर पार, तो इस वजह से ये वापस आ गया, ठीक है। और सेकंड क्या है कि अगर उससे जो है बॉल को किस पे, जो फैंसीज होती हैं जैसे कि नेट की तरह से जो फैंसीज होती हैं, तो जैसे इस तरह से कोई फैंसीज हो यहाँ पर इस तरह से, तो बड़ी बड़ी, और यहां पर अब आप बोलो आंख बंद करके बॉल फेंक के मारने के लिए, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि मोस्ट ऑफ द जो भी बॉल है वो बाहर निकल जाएगी इससे, यानी फैंसीज से बाहर निकल जाएगी ऐसे करके ऐसे करके। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है बॉल के निकलने के लिए, तो वो इजिली वहां से निकल जाएगी, आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लो एक आध बॉल जो है एक आध बार किससे, इसकी फैंसीज से, यानी यहां पर टकरा जाए इसके वायर से, जो भी फैंसीज है यहां पर टकरा जाए अगर एक आध बॉल, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ साउंड सुनाई दे, मतलब लगे कि बॉल हिट करके वापस आए आपके पास में। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी पॉसिबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि स्पेस इतना ज्यादा है कि मोस्ट ऑफ द बॉल्स जो भी आप फेंकोगे वो आर पार चली जाएगी। तो ये एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो भी मॉडल का जो भी फाइनल जो भी कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट तैयार किया इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने, अब करते हैं वो एक बार डिस्कस क्या उन्होंने दिया था। अब जो रदरफोर्ड हैं उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। उस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने क्या बताया कि जो भी एटम है, तो एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कहना था, यानी कि ये जो है एटम है और यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। एक उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो भी रेडियस है, यानी न्यूक्लियस की जो रेडियस है, यहां से अगर हम रेडियस की बात करें, इसकी रेडियस से एटम की रेडियस से लगभग 10⁵ टाइम लेसर होती है, यानी इतनी लेसर, यानी कि किसकी रेडियस, जो भी न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या होती है,
पूरे एटम की रेडियस से 10⁵ टाइम्स कम होती है, लेसर होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो और क्या बताया उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम में कहां पर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा यानी कि मास जो होता है किसी भी एटम का वो उसके सेंटर में होता है। दूसरा क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा होता है। और क्या हो गया इसके अलावा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। यानी ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज जो भी न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसने, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड है। पहला क्या हो गया कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, यानी कि ये जो है सेंटर है इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ये आपको पता ही है कि नियरली जो भी मास है किसी भी एटम का वो कहां पर रहता है, इस न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मोशन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते रहते हैं, यानी रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी जो कंप्लीट साइज है एटम का उसके कंपैरिजन में जो भी न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे, और कुछ जो सेंटर में एटम के लग जा रहे थे वो 180 डिग्री पर वापस आ जा रहे थे। तो इस जो भी कंप्लीट थ्योरी है यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड ने, वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो भी उन्होंने मॉडल दिया रदरफोर्ड ने वो ये था टोटल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्या बताया मैंने कि जो भी न्यूक्लियस है उसमें पूरा का पूरा जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में, पूरे एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस न्यूक्लियस में यानी कि सेंटर में क्या होता है यानी एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा क्या होता है, जो इसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो पूरे एटम के कंपैरिजन में कितना है, बहुत छोटू सा है। ठीक है, यानी इसका साइज बहुत छोटू सा है पूरे एटम के कंपैरिजन में। और तीसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब क्या हुआ, जो रदरफोर्ड है जब उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि मतलब सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर चक्कर लगा रहा है तो वो क्या होगा, चक्कर लगाते लगाते एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, जो भी उसकी वो एनर्जी जो है वो एनर्जी को लूज करेगा, और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते अपनी एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, और जाकर जो भी न्यूक्लियस है उससे क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, एटम अनस्टेबल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, एटम तो स्टेबल होता है। जब एटम स्टेबल होता है इसलिए मैटर भी स्टेबल होता है। तो ऐसा क्या रीजन है, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते हुए भी कैसे स्टेबल हो रहे हैं। तो ये जो ड्रॉबैक है, एक बार ड्रॉबैक के बारे में भी मैं बता देती हूं कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका ड्रॉबैक क्या था। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स, यानी ड्रॉबैक्स में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आई टोल्ड यू कि वो क्या होगा, मूव करते करते एक्सीलरेशन की वजह से एनर्जी को लूज करेगा, और जो एनर्जी को लूज करेगा इसका मतलब क्या है, वो जो न्यूक्लियस के साथ में कोलैप्स कर जाएगा और एटम अनस्टेबल होना चाहिए। यानी कि जब हम देखते हैं यहां पर, यानी कि द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में
एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि स्टेबल होगा। एनी पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, एसिलरेशन होगा। क्यों होगा मैं अभी समझाऊंगी। ड्यूरिंग एसिलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। एसिलरेशन के टाइम पर क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी यानी रेडिएट करेगा। उसके अलावा thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइम बाद अपनी एनर्जी को लूज कर देगा और जो भी न्यूक्लियस में उसमें जाकर गिर जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, यानी अगर ऐसा है तो एटम क्या है, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। एंड मैटर एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए एटम की फॉर्म में, जैसा हम जानते हैं। लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है ना, तो वो कैसे करता है। अब मैं इसको एक बार रब कर दे रही हूं, फिर मैं आपको समझा रही हूं कि क्या होता है। अब यहां पर मैंने बताया कि जो भी एटम है यानी कि इस शेप का हो गया, और जो भी सेंटर है उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर, किसमें, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। पर ऐसा क्यों है, यानी मैंने बोला कि जब कोई भी मूविंग पार्टिकल, यानी कि अब कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यानी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है हमें पता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है यानी इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, मैग्नीट्यूड प्लस इसके अलावा और क्या होता है, डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब यहां पर क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है यानी जो स्पीड की हम बात करें, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो चलो मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे ये मूव कर रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया यानी कि स्पीड हो गई। लेकिन वेलोसिटी केवल मैग्नीट्यूड पर ही तो ना डिपेंड कर रही है, ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही है। तो डायरेक्शन पर जब डिपेंड कर रही है तो यहां पर क्या होगा, अगर हम इस वाली यानी कि इस वाली इसकी सर्कल के उस पर अगर टेंजेंट एंगल खींचें यानी कि इस तरह से, तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है मान लो इलेक्ट्रॉन की ये है, यहां पर इस जगह पर इसकी डायरेक्शन ये है, मान लो यहां देखनी है तो यहां पर इसकी डायरेक्शन ये होगी। यानी अभी तो डायरेक्शन ये है और अभी कहां हो गई, इधर हो गई। इधर देखें तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर यहां देखें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की ये हो जाएगी। यानी मैग्नीट्यूड तो मान लो फिक्स है यानी स्पीड तो फिक्स है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये मान लो फिक्स ले हो गया है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी। ठीक है, एक मूविंग पार्टिकल की यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने बताया स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। यहां पर इधर है डायरेक्शन और यहां पर इधर है और यहां पर इधर है और यहां पर इधर है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किसी भी मूविंग पार्टिकल की तो उसकी वजह से वहां पर क्या होगा, एसिलरेशन होगा, एसिलरेशन होगा। अब एसिलरेशन में क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी रेडिएट एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी, रेडिएट करेगा एनर्जी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि घूमने के लिए इसके यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि एक तरह से इस मॉडल के हिसाब से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ऐसे घूमते 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 एक टाइम ये आया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आकर इसमें गिर गया। ठीक है, यानी ये क्या तरह से इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से ये स्पाइरल पाथ शो कर रहा है एक तरह से, कि जब कोई मूविंग यानी कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है,
रेडिएट कर रहा है एनर्जी को, कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो पूरी एनर्जी को लूज कर देगा। घूमते घूमते उसकी एनर्जी, जैसे कि इंसान की क्या होती है, जब आप कुछ नहीं खाते पीते हो कुछ टाइम के बाद, सुबह से शाम तक कुछ मत खाओ, तो आपकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल है, एसिलेशन की वजह से एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा कि कुछ टाइम के बाद इसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये घूमते घूमते कहां पर गिर जाएगा, आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी एक तरह से ये क्या कर रहा है, स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है इस थ्योरी के हिसाब से, यानी ये सर्कुलर पाथ तो फॉलो कर नहीं रहा है। फिर आपने कैसे कह दिया रदरफोर्ड ने कि ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने बताया कि जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, वहां पर सारे जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वैसे ही जो यानी कि एटम है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। बट वो कैसे लगाते हैं वो जो है रदरफोर्ड मतलब क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस एक्सपेरिमेंट से। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है गलत हो गया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, सही एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे चक्कर लगा रहे हैं, और अगर वो चक्कर लगा रहे हैं तो वो एग्जिस्ट कैसे कर जा रहा है एटम, तो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया नेक्स्ट मॉडल, यानी कि बोहर आए, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो वो मैं बात बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जो भी ये चीजें हैं इनको ध्यान से वीडियो को देखिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।